मैं डॉक्टर अतुल जिंदल हूँ, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एम्स रायपुर में। और आज हम बात करेंगे आप सभी लोगों से एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और निमोनिया के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हम अंडर 5 मोर्टेलिटी यानी 5 साल से कम बच्चों में सबसे ज़्यादा मौतों के कारण के बारे में बात करें तो जो सबसे कॉमन कारण है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, वो है निमोनिया। तो 5 साल से कम बच्चों में अगर हमें मृत्यु दर को कम करनी है तो हमें निमोनिया को ढंग से पहचानना और उसका टाइम से इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि निमोनिया को पहचानने में क्या दिक्कत है। निमोनिया तो बहुत आसान है पहचानना, लेकिन आज भी अगर अपन देखें तो निमोनिया को डायग्नोज करना आसान लगता है, लेकिन फिर भी हम बहुत गलतियां करते हैं। रीज़न भी कि हम कई बार सिंपल खांसी जुकाम बुखार को निमोनिया बना के ट्रीट कर देते हैं, तो दूसरे तरह से कई बार हम निमोनिया को सिंपल खांसी जुकाम बुखार की तरह ट्रीट करते हैं, निमोनिया को ट्रीट करना भूल जाते हैं। नाउ कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि बच्चे को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये जानना और समझना बहुत जरूरी होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब होता है जब हम बात करते हैं नेजल यानी राइनाइटिस, साइनसेस यानी साइनोसाइटिस, फेरिंग्स यानी फेरेंजाइटिस और लैरिंग्स यानी लैरिंजाइटिस। तो ये जो है, और अब ईयर तो ओटाइटिस मीडिया। तो ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में आते हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में आते हैं ट्रेकिया का ट्रेकियाइटिस, एंड लंग्स में जब इन्फेक्शन होता है एल्वियोलाई का या ब्रोंक्यूल्स का तो निमोनिया या ब्रोंकियोलाइटिस। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में निमोनिया के बारे में बात करेंगे। तो जब हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करते हैं तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा अच्छा सा एक टूल दिया है, और वो कहते हैं कि अगर कोई बच्चा आपके पास में आता है जिसको कि खांसी है, तो देखिए सबसे पहले बच्चे को खांसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को खांसी है तो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम देखते हैं कि बच्चे की सांस की गति कितनी चल रही है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नोट करने वाली बात है कि बच्चे को बुखार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बुखार का होना जरूरी नहीं है कि बच्चे को निमोनिया के लिए बुखार का होना जरूरी है। कई बार बच्चों को बुखार के बिना भी निमोनिया हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में मैल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, और जो बच्चे मैल नरिश्ड होते हैं वो कई बार बुखार को माउंट नहीं करते हैं या पता नहीं चल पाता है उन्हें बुखार का ढंग से। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को बुखार हो। तो बच्चे को खांसी है, खांसी के बाद हम देखते हैं कि बच्चे की सांस की गति कैसे चल रही है। फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सांस की गति हम कब बोलते हैं कि किसी की सांस की गति तेज चल रही है, तो वो एज वाइज क्राइटेरिया बने हुए हैं। तो अगर कोई बच्चा 2 महीने से छोटा है तो उसका रेस्पिरेटरी रेट जब हम काउंट करते हैं तो पूरा 1 मिनट तक काउंट करना चाहिए, छाती को एक्सपोज करके, और पूरा 1 मिनट तक हम रेस्पिरेटरी रेट काउंट करें। और अगर उसका रेस्पिरेटरी रेट 60 से कम है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर उसका रेस्पिरेटरी रेट 60 पर मिनट से ज़्यादा है तो उसको हम टेकिपनिया बोलते हैं। 2 महीने से 1 साल के बच्चे के बीच का रेस्पिरेटरी रेट 50 पर मिनट से अगर ज़्यादा होता है तो उसको हम टेकिपनिया बोलते हैं। और 1 साल से 5 साल तक के बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट अगर 40 से ज़्यादा है तो उसको अपन टेकिपनिया बोलते हैं। 5 साल से 10 साल तक के बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट अगर 30 से ज़्यादा है तो उसको अपन टेकिपनिया बोलते हैं। और 10 ईयर्स एंड अबव का अगर रेस्पिरेटरी रेट 25 से ज़्यादा है तो उसको अपन टेकिपनिया बोलते हैं। किसी भी उम्र पे अगर किसी का भी रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 10 है, 10 से कम है, तो उसको अपन ब्रेडिपनिया बोलते हैं, यानी वो सांस नहीं ले पा रहा है, बहुत स्लो सांस है। और ब्रेडिपनिया इज अ मोर डेंजरस या ओमिनस साइन देन टेकिपनिया। यानी अगर किसी को ब्रेडिपनिया है, इसका मतलब है कि वो अगले कुछ क्षणों में रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जाने वाला है, उसको तुरंत अटेंशन देने की जरूरत है। दैट इज अ लाइफ सेविंग और लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, उसको इमीडिएटली अटेंड करने की जरूरत है। तो ये हमने बात करी रेस्पिरेटरी रेट की। तो अगर किसी भी बच्चे को खांसी है और उसका रेस्पिरेटरी रेट इन एज रिलेटेड कट ऑफ से ज़्यादा है तो ऐसे बच्चे को हम बोलते हैं इस बच्चे को निमोनिया है। लेकिन अगर उसका रेस्पिरेटरी रेट एज स्पेसिफिक रेट से कम है, नॉर्मल है, तो हम उसको सिर्फ बोलते हैं इस बच्चे को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो आप उसका नोज एग्जामिनेशन करिए,
थ्रोट का एग्जामिनेशन करिए, कान का एग्जामिनेशन करिए, साइनसेस को एग्जामिन करिए, आपको वहाँ पे उसका फोकस मिलेगा, है ना। तो अगर बच्चे को बुखार है या नहीं है, खांसी है और रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसको कहते हैं, जो कि राइनाइटिस हो सकता है, राइनोसाइनोसाइटिस हो सकता है, ओटाइटिस हो सकता है, फेरिंजाइटिस हो सकता है। अगर एग्जामिनेशन में आपको फेरिंग्स में टॉन्सिल्स के ऊपर आपको पस पॉइंट्स दिखते हैं, फेरिंग्स में पस पॉइंट दिखते हैं, तो पॉसिबली वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, नहीं तो वो मोस्ट लाइकली वायरल इन्फेक्शन होते हैं। और उसमें आपको ट्रीटमेंट क्या करना होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ देम वुड जस्ट नीड ट्रीटमेंट विद पैरासीटामोल। पैरासीटामोल कितना देना होता है, पैरासीटामोल हम देते हैं 10 to 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डोज, दिन में हम 4 से 6 बार तक उसको दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बच्चा है जिसका वजन है 10 किलो, तो उसको पैरासीटामोल कितना देंगे हम, 100 to 150 मिलीग्राम पर डोज हम दिन में उसको 4 से 6 बार रिपीट कर सकते हैं। अगर बच्चा 20 किलो का है तो 200 से 300 मिलीग्राम पैरासीटामोल हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है पैरासीटामोल के अलावा क्या, जनरली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देने की जरूरत पड़ती है। अगर बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग कॉफ है तो आप एंटीहिस्टामिनिक दे सकते हैं। अगर 6 महीने से ऊपर बच्चा है तो उसको आप सेट्रिजिन दे सकते हैं सेफली। तो 6 महीने से 1 साल के बीच में 2.5 मिलीग्राम, 1 साल से ऊपर 5 मिलीग्राम दे सकते हैं, और 5 साल के ऊपर 10 मिलीग्राम सेट्रिजिन आप दे सकते हैं। 6 महीने से नीचे बच्चों को आपको सिर्फ नेजल सलाइन ड्रॉप्स के अलावा और कोई ओरल मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं होती है। तो आप नेजल सलाइन ड्रॉप्स दें। अगर नोज ब्लॉक है तो जो माँ बाप बोलते हैं खड़खड़ की आवाज आती है, छाती बोलती है, तो आप उसको नेजल सलाइन ड्रॉप्स दीजिए और पैरासीटामोल दीजिए। अगर बुखार 100 या उसके ऊपर है, 100 से नीचे टेम्परेचर में पैरासीटामोल देने की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो पैरासीटामोल हो गया, सेट्रिजिन हो गया जो हम 6 महीने से ऊपर के बच्चों को देंगे, 6 महीने से नीचे बच्चों को हम नहीं देंगे सेट्रिजिन, खाली पैरासीटामोल देंगे और नेजल सलाइन ड्रॉप। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में और किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, एक्सेप्ट अगर कान के अंदर से मवाद बह रहा है, गले के अंदर पस पॉइंट्स हैं, तो ही आपको एंटीबायोटिक देना है। इसके बाद बात आती है निमोनिया की। तो निमोनिया में एक तो होता है, हमने बात किया, खांसी होती है बच्चे को, बुखार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और साथ में बच्चे की सांस तेज चलती है। तो जब बच्चे की सांस तेज चलती है तो इसको हम बोलते हैं फास्ट ब्रीदिंग निमोनिया। हम क्या बोलते हैं इसको, फास्ट ब्रीदिंग निमोनिया। इस फास्ट ब्रीदिंग निमोनिया में इसके अलावा कभी कभी बच्चों में साथ में पसलियां भी चलती हैं। किसी में पसलियां नहीं चलेंगी, किसी किसी बच्चे में पसलियां भी चलती हैं, यानी छाती में पसलियों के बीच में गड्ढे पड़ते हैं। पसली चलने का मतलब पसली में गड्ढे पड़ते हैं। पसली के नीचे भी गड्ढे पड़ सकते हैं। तो पसलियों के बीच में जब गड्ढे पड़ते हैं तो इसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस। रिब केज के नीचे गड्ढे पड़ते हैं, यानी जहाँ पे थोरेसिक केज और एब्डोमेन की जो बाउंड्री होती है वहां पे अगर आपको गड्ढा दिख रहा है तो उसको हम बोलते हैं सबकॉस्टल रिट्रैक्शंस। और कभी कभी यहाँ पे गड्ढा पड़ता है स्टर्नम के पास में, तो इसको हम बोलते हैं सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शंस। तो ये अगर गड्ढे आपको दिख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं चेस्ट इंट्रॉइंग निमोनिया। तो पहला क्या हुआ, फास्ट ब्रीदिंग निमोनिया, दूसरा क्या हुआ, चेस्ट इंट्रॉइंग निमोनिया। तो इन दोनों के अंदर ही अगर बच्चा ओरली एक्सेप्ट कर रहा है, खा पी पा रहा है, बच्चा अदरवाइज एक्टिव है, ओरली एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम ओरल एंटीबायोटिक देते हैं। कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं, बुखार है तो पैरासीटामोल, ज्यादा खांसी है तो सेट्रिजिन हम दे सकते हैं, ठीक है। नाक में अगर बंद होता है तो नेजल सलाइन ड्रॉप्स हम दे सकते हैं, 2-2 बूंद दोनों नॉस्ट्रल्स में, दिन में 5 से 7 बार दे सकते हैं। अगर और उस फ्रिक्वेंटली देने की जरूरत पड़े तो हम वो भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नमक का पानी होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सच भाप देना या नेबुलाइज करना, इन सब का कोई रोल नहीं होता है, तो वो जबरदस्ती ना करें। तो माँ बाप को हमें डेंजर साइंस के बारे में समझाना है, डेंजर साइंस या रेड फ्लैग साइंस। तो क्या डेंजर साइंस या रेड फ्लैग साइंस होते हैं निमोनिया केस में, तो आपको ये 6 साइन हमेशा याद रखने हैं। बच्चा अगर सुस्त हो, लेथार्जिक हो, पुअर फीडिंग, यानी बच्चा खा पी नहीं पा रहा है, ओरल इंटेक बहुत पुअर हो गया है, वॉमिटिंग, बच्चा उल्टियां कर रहा है, खा पी नहीं पा रहा है और उल्टियां भी कर रहा है, बच्चा नीला पड़ने लगा, साइनोसिस, बच्चा को झटके आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, इतनी ऑक्सीजन की कमी हो गई कि अब वो ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है और उसको सीजर्स आने लगे हैं, और बच्चा ग्रंट कर रहा है। ग्रंटिंग साउंड आपको पता है, जैसे कोई बच्चा करहाता है,
सो ये अगर बच्चे को साउंड सुनाई दे रही है तो इसको हम ग्रंटिंग बोलते हैं। तो इन 6 में से कोई भी आपको एक साइन मिलता है तो ये रेड फ्लैग साइन है। ये जब भी अगर किसी बच्चे में एक रेड फ्लैग साइन देखने को मिलता है तो बच्चे को तुरंत भर्ती करने के लिए हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को ऑक्सीजन की भी जरूरत है और बच्चे को यहाँ पे ओरल एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे, यहाँ पे बच्चे को आईवी एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, क्योंकि ओरल इंटेक ही नहीं है, वो ले ही नहीं पा रहा है, उल्टियाँ कर रहा है, तो ओरल दवाई भी देने अपन चाहेंगे भी तो वो बाहर निकाल देगा या ले ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये जरूरी होता है कि ऐसे बच्चों को हम आईवी एंटीबायोटिक्स दें। और चूंकि ऑक्सीजन देना है तो इसलिए हम घर भेज नहीं सकते, ऐसे बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो वो बच्चे जिनको फास्ट ब्रीदिंग भी है, चेस्ट इंड्रॉइंग भी है, और या इनमें से कोई भी रेड फ्लैग साइन है तो हम उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे। तो आप उसको तुरंत जिला अस्पताल में रेफर करेंगे या ऐसे हॉस्पिटल में रेफर करेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन देने की सुविधा हो। ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे फिर कुछ जांचें भी करनी पड़ेंगी, जैसे सीबीसी है, अगर हो सके तो उसका हम एक्सरे भी कराने की कोशिश करेंगे, ब्लड कल्चर भेजने की कोशिश करेंगे, है ना, और आईवी एंटीबायोटिक्स तो देना है ही है। तो ये बात आती है जहाँ पे रेड फ्लैग साइंस होते हैं। तो अगर बच्चे को रेड फ्लैग साइन नहीं है, यानी सिर्फ खांसी है और सांस तेज चल रही है, या सांस तेज चलने के साथ में थोड़ी बहुत पसली भी चल रही है, लेकिन बच्चा अदरवाइज एक्टिव है, पर घर भेज सकते हैं। लेकिन माँ बाप को हमें ये समझाकर भेजना पड़ेगा कि आपको 48 घंटे के बाद वापस आकर दिखाना ही दिखाना है, या फिर बच्चे को अगर कोई भी रेड फ्लैग साइन आता है तो तुरंत लेकर आना है, तब घर में वेट नहीं करना है, तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आना है और दिखाना है। अब हम उसको 48 घंटे बाद क्यों बुलाना चाह रहे हैं, उसके पीछे हमारा क्या रैशनल है? तो हम उसको 48 आवर्स के बाद में इसलिए बुलाना चाह रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी दवा का बच्चे के अंदर कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फायदा अगर हम देखना चाहेंगे तो क्या फायदा देखना चाहेंगे वहां पर? तो बच्चे को अगर सांस लेने में पहले दिक्कत आ रही थी, अब उसके सांस लेने में थोड़ा बेटर है, यानी पसलियां कम चल रही हैं, बच्चे की सांस की गति पहले से थोड़ी कम हुई है, बच्चे की एक्टिविटी बेहतर हुई है, बच्चे की भूख खुली है, बुखार कम हुआ है, बच्चा एक्टिव है, ज्यादा खेलने लगा है, तो इसका मतलब बच्चे की हालत में सुधार है। तो हम ऐसे बच्चों में बोलेंगे 48 घंटे के बाद में कि आप इसको 3 दिन और एंटीबायोटिक दे देंगे। तो टोटल 5 से 7 दिन हम एंटीबायोटिक देते हैं, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर 48 घंटे के बाद में बच्चा आया है और अभी भी उसकी स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है, उसमें कोई सुधार नहीं है, तो हम यहाँ पर बच्चे को एडमिट करने के लिए बोलते हैं और हम उसको सीवियर निमोनिया की तरह ही ट्रीट करते हैं। सीवियर निमोनिया का मतलब क्या होता है? सीवियर निमोनिया वो होता है जहाँ पे बच्चे को सांस तेज चल रही है, पसलें चल रही है, प्लस जो हमने अभी रेड फ्लैग साइन बात किए थे, यानी कि बच्चा सुस्त है, बच्चा खा पी नहीं पा रहा है, बच्चे को उल्टी हो रही है, बच्चे को साइनोसिस हो रहा है, बच्चे को दौरे आ रहे हैं, या फिर बच्चा ग्रंट कर रहा है, इनमें से कुछ भी एक चीज है, तो ऐसे बच्चों को तुरंत भर्ती करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे बच्चे को ऑक्सीजन लगानी होती है, हमें आईवी एंटीबायोटिक्स देनी होती है, और बच्चे की कुछ जांचें कराने की भी जरूरत पड़ती है। अब मान लो ऐसा बच्चा आपके पास में आता है तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे बच्चे को आपके पास में चूंकि ऑक्सीजन लगा के भर्ती करने की सुविधा नहीं है, तो आप ऐसे बच्चों को जो आपके पास ऑक्सीजन है अवेलेबल, वो ऑक्सीजन लगाएं, 108 को कॉल करें या 112 को कॉल करें, आगे जिला अस्पताल में रेफर करने की सुविधा जब तक वो नहीं आती तब तक उसको अपने पास में ऑक्सीजन लगा के रखें। प्लस अगर आप आईवी लाइन लगा सकते हैं तो उसको आईवी लाइन लगा के, ठीक है, और ऑक्सीजन लगा के रखें जब तक कि एम्बुलेंस आपके पास में मदद के लिए नहीं पहुंच जाती है। तो ये बात हमने करी निमोनिया की। अब आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ऑस्कल्टेशन अगर हम कर सकते हैं तो? हाँ बिल्कुल, आप ऑस्कल्टेशन अगर आप कर सकते हैं तो ऑस्कल्टेशन में आपको क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी? देखिए निमोनियाज में जनरली ऑस्कल्टेशन में आपको क्रेपिटेशन सुनाई दे सकते हैं। क्रेप्स ऐसे साउंड्स होते हैं जैसे पानी में बुलबुले उठ रहे हो, खड़खड़ की आवाज आती है, जैसे अपन जो रेज मार्क आता है उसको जो दीवार से घिसते हैं या लकड़ी घिसते हैं, उसमें जैसा आवाज आता है खरखराट की, वैसे जैसे पानी में बबूले फूट रहे हैं, या अपने आप बालों को अपने कान के पास में अगर रब करेंगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है खरखराट की, उस साउंड्स को हम बोलते हैं क्रेप्स। कभी कभी ओकेजनली बच्चों में, निमोनिया वाले बच्चों में क्रेप्स के अलावा वीज भी सुनाई देती है ना। तो वीजिंग की साउंड आपने सबको पता ही है, अगर नहीं पता है तो ये देखिए इस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये जो सीटी से आवाज आती है एक्सप्रेशन के एंड पे या थ्रू आउट एक्सप्रेशन, इसको हम वीजिंग साउंड बोलते हैं। तो अगर वीजिंग सुनाई दे रही है, क्रेप्ट सुनाई दे रहे हैं,
जो निमोनिया की निशानी हो सकती है। यहाँ पर आपको वीजिंग जब होती है तो कभी कभी आपको बच्चे को नेबुलाइजेशन देना पड़ता है। एक बार आप नेबुलाइज करके देख सकते हैं, सैल्ब्यूटामॉल से नेबुलाइज करके देखें। अगर बच्चे की वीजिंग डिसअपियर हो गई तो आप देखें, रीअसेस करें कि बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट अभी कैसी है, बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट सेटल हुई कि नहीं हुई, रिट्रैक्शंस कम हुए कि नहीं हुए, क्या हम उसको अब घर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। तो ये चीज़ आपको असेस करना है। तो घर कब भेज सकते हैं? जब कोई भी डेंजर साइंस नहीं हो, बच्चा खा पी पा रहा हो और एक्टिव हो। तो अगर बच्चा खा पी रहा है, दूध पी पा रहा है, एक्टिव है, साइनोसिस नहीं है, पुअर फीडिंग नहीं है, लेथार्जी नहीं है, सीजर्स नहीं है, वॉमिटिंग नहीं है और ग्रंट नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे बच्चों को घर भेज सकते हैं एंटीबायोटिक्स देके। साथ में माँ बाप को हिदायत देने के 48 घंटे के बाद तो आना ही आना है, या फिर अगर बच्चे को कभी भी कोई भी रेड फ्लैग साइन या डेंजर साइन दिखते हैं तो तुरंत आके दिखाना है। तो ये बात हुई निमोनिया की। अब बात आती है ब्रोंकियोलाइटिस की। तो ब्रोंकियोलाइटिस क्या है? ब्रोंकियोलाइटिस कुछ नहीं बल्कि एक वायरल इन्फेक्शन है, इसको आप वायरल निमोनिया की तरह भी कह सकते हैं, जो कि एल्वियोलाई वो यूनिट्स होती हैं जहाँ पे हमारा गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फेफड़ों में आती है, जिसको हम बाहर निकाल देते हैं। अगर एल्वियोलाई से पहले जो रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, तो अगर इन ब्रोंक्यूल्स का जब इन्फेक्शन होता है जो कि वायरसेस करते हैं तो उसमें ब्रोंकियोलाइटिस होती है। मोस्ट कॉमन वायरसेस जो ब्रोंकियोलाइटिस करते हैं वो पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस, आरएसवी वायरस जिसको हम बोलते हैं, ये वायरसेस होते हैं जो ब्रोंकियोलाइटिस करते हैं। ये वायरसेस जब ब्रोंकियोलाइटिस में यानी ब्रोंकियल्स का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन करते हैं तो इसके साइन सिम्टम्स, क्लिनिकल पिक्चर बिल्कुल सिमिलरली निमोनिया की तरह ही होती है। थोड़े बहुत फाइन डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि ब्रोंकियोलाइटिस की जो बीमारी होती है वो 2 महीने से 2 साल के बच्चों के बीच में ही होती है। 2 साल के ऊपर या 2 साल के नीचे ब्रोंकियोलाइटिस नहीं होता है। दूसरा चीज, ब्रोंकियोलाइटिस जब होता है तो बच्चे में जो खांसी होती है वो पैरोक्सिस्म्स में आती है, यानी बच्चा खांसता है, खांसते खांसते उल्टी कर देता है या खांसते खांसते उसका चेहरा लाल हो जाता है, ठीक है। तो पैरोक्सिस्म्स में, बाउट्स में कॉफ आता है। इसके अलावा बच्चे को सांस तेज चल सकती है, पसली चल सकती है और ऑस्कल्टेशन में आपको वीजिंग, कभी कभी क्रेप्स भी सुनाई दे सकते हैं। तो निमोनिया की तरह ही बिहेव करता है। अगर आपने उसको ओरल एंटीबायोटिक दे भी दी, निमोनिया की तरह ट्रीट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं गलत नहीं है। पर एज सच अगर हमारे पास में कोई ब्रोंकियोलाइटिस का पेशेंट आएगा तो हम उसको एंटीबायोटिक नहीं देते हैं अगर हम श्योर हैं कि वो ब्रोंकियोलाइटिस है ना। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया ब्रोंकियोलाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है। निमोनिया एक वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, पर क्योंकि मैंने बताया कि ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं बिना जांचों के कि ये वायरल है कि बैक्टीरियल है, तो उस कंडीशन में फील्ड सेटिंग में अगर आपने उसको एंटीबायोटिक दे भी दी तो कोई गलत नहीं है। तो सो डज होल्ड्स ट्रू फॉर ब्रोंकियोलाइटिस ऑल्सो। यहाँ पर आपने एंटीबायोटिक दे भी दी तो गलत बात नहीं है। पर ब्रोंकियोलाइटिस में जैसे मैंने बताया आपको कि वीजिंग और क्रेप्स सुनाई देते हैं, पैरोक्सिस्म में कफ आता है और ब्रोंकियोलाइटिस वायरल इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो आप यहाँ पर नेबुलाइजेशन दे सकते हैं, सैल्ब्यूटामॉल से भी नेबुलाइज कर सकते हैं, कुछ लोग एड्रेनालिन से नेबुलाइज करते हैं। पर चूंकि जो मैंने बताया ना, निमोनिया के पेशेंट्स में भी क्रेप्स के साथ में वीज हो सकता है और ब्रोंकियोलाइटिस में वीज के साथ क्रेप्स हो सकता है, तो डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ऑस्कल्टेट करें, वीजिंग मिलता है नेबुलाइज करें, अगर वीजिंग सेटल हो गया है तो और दोबारा बार बार नेबुलाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओरल एंटीबायोटिक देके और डेंजर साइंस एक्सप्लेन करके इनको घर भेज सकते हैं। बट अगर कंटिन्यू करता है, वीज आ रहा है, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, पसलियाँ चल रही हैं, बच्चा सिक लुकिंग है, तो उसको आप एडमिट करें और स्पेशलिस्ट के बाद में उसको जैसे जिला अस्पताल या CSC पर आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो ये बात हमने करी निमोनिया की, ब्रोंकियोलाइटिस की और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की। एक्सरे अगर फैसिलिटी अब मुझे नहीं लगता कि CSC लेवल पे तो शायद हो सकती है, पर PSC और सब सेंटर पे एक्सरे की फैसिलिटी नहीं होती है। तो हम क्लिनिकली कई चीज़ों को डायग्नोस कर लेते हैं, हर चीज़ के लिए एक्सरे कराने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर है तो वो हमारी को थोड़ा सा हेल्प कर देता है कि निमोनिया हम ट्रीट कर रहे हैं कि ब्रोंकियोलाइटिस हम ट्रीट कर रहे हैं। बट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, ओवरऑल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। So this was all about
एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। अगर किसी को कोई सवाल है तो मैं उसका आंसर करने के लिए हम जब भी कोई सेशन होगा हमारा ऑनलाइन तो हम उसमें आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।